नमस्कार, जय हिंद प्यारे भाइयों बहनों एवं विद्यार्थियों। मेरे चैनल मिशन इंस्टीट्यूट पर आप सभी का स्वागत है। चलिए अपने टॉपिक की शुरुआत करते हुए जहां तक हम लोग पढ़ चुके थे उसी के आगे प्रश्नों की बातें करते हुए आप पढ़ रहे थे डाटा सेक्वेंसी कथन पर्याप्तता। आपको मैंने बता रखा है मेरे भाई कि यूपीएससी में आपके 3 प्रश्न आने अनिवार्य है। 3 प्रश्न आने का मतलब है मेरे भाई 7.5 नंबर का आपका यानी यहां से प्रश्न बनेगा। यानी कहने का मतलब एक प्रश्न 2.5 का तो 3 प्रश्न 7.5 का। हर क्लास में मैं इस बात को बताता चल रहा हूं। क्यों? क्योंकि इस प्रश्न को बहुत ही ध्यान से बहुत ही बारीकी से समझना होगा। छोटी छोटी बातें होते हैं, छोटी छोटी चीजें होती हैं जो हमें समझना है। यहां से हम सारी चीजें पढ़ चुके हैं, सारी चीजें जानते हैं, उन प्रश्नों को ध्यान से समझना होगा। जरा सा देखिए प्रश्न संख्या 10 जो आपके सामने आया हुआ है वो क्या लेकर के आया है। कह रहा है कि 6 मित्र ए बी सी डी ई तथा एफ जो एक वृत्ताकार मेज के गिर्द की ओर मुख करके बैठे हैं, में से कौन सी के एकदम बाएं बैठा है। यानी सी के एकदम बाएं बैठे व्यक्ति की बात की जा रही है। कैसे करेंगे, क्या करेंगे मेरे भाई? बहुत ही ध्यान से बातों को समझना होगा, सीखना होगा कि किस रूप में हमारा ये जवाब होगा। आइए आपको बताता हूं, समझाता हूं, पूरी चीजें यहां से कवर होंगी। जैसे आपको पता है कि यहां पर कथन दिया है ये, यहां पर कथन दिया है ये, यानी कहने का मतलब ये पहला ये दूसरा। हम दोनों कथन को हल करेंगे और यहां से हमें जवाब देना होगा कि हमारा जवाब क्या होगा। कह रहा है कि सी के बाएं दूसरे स्थान पर एफ है, सी के बाएं दूसरे स्थान पर तथा एफ के दाएं तीसरे स्थान पर ए बैठा है। जरा सा प्रश्न पढ़ो। 6 मित्र हैं ए बी सी डी एक वृत्ताकार मेज के गिर्द की ओर बैठे हुए हैं। यानी पहला जो आपका कथन है वो क्या है? 6 लोग हैं, एक वृत्त बनाना है आपको ऐसे 1 2 3 4 5 6। समझ में आ रहा है? 6 लोग हैं और सभी का मुख केंद्र की ओर है। तो मेरे भाई आपको कुछ नहीं करना है, सबको केंद्र की ओर ऐसे इनके एरो लगा देने से पता रहेगा कि सबका मुख केंद्र की ओर है। क्लियर हो गई बातें? चलिए अब कह रहा है यहां से जो पहला कथन कह रहा है वो क्या कह रहा है? कह रहा है कि सी के बाएं दूसरे स्थान पर, सी के बाएं दूसरे स्थान पर अगर हम सी को यहां मानते हैं, कहीं भी मान लो, आपके पास 6 जगह है, कहीं भी मान लो, सी का बायां हाथ किस तरफ होगा? आप जानते हैं ऊपर की तरफ होगा। रैंकिंग पढ़ाते समय एक एक बातों को मैंने बता रखा है, समझा रखा है। वो चीजें क्या मैंने बताई थी आपको पूरी तरीके से याद होना चाहिए। क्लियर है? आइए कह रहा है कि सी के बाएं, तो सी का बायां हाथ 1 2 यहां पर होगा, सी के बाएं दूसरे स्थान पर तथा एफ के दाएं तीसरे स्थान पर ए बैठा है। यानी ए जो है सी के बाएं होगा और एफ के दाएं तीसरे स्थान पर होगा। एफ को कहां रखें कि दाएं हाथ पर तीसरे स्थान पर ए मिल जाए। कहां पर रखें? तो आपका जवाब होगा यहां पर अगर हम एफ को रखें इसके दाएं 1 2 3 यहां पर ये मिल गया है। अब आगे कह रहा है कि बी ई का एकदम निकटतम पड़ोसी है। बी जो है ई का निकटतम पड़ोसी है। हम कहां पर रखें? बी ई का निकटतम पड़ोसी है। अगर हम बी को यहां रखते हैं तो ई को यहां रखना होगा। अगर बी को यहां रखते हैं तो ई को यहां रखना होगा। निकटतम पड़ोसी की बात कर रहा है। क्लियर हो रही बातें? 6 व्यक्ति थे, ए आया, बी आया, सी आया, डी नहीं आया तो डी यहां पर आ जाएगा। लेकिन प्रश्न क्या पूछा है? प्रश्न पूछा है सी के एकदम बाएं। सी के एकदम बाएं, तो सी यहां पर है। सी का बायां हाथ किस तरफ होगा? ऊपर की तरफ होगा। यहां पर कौन होगा? डी होगा। यह बात यहां से डिसाइड है। कहने का मतलब है जो पहला कथन है वो पूरी तरीके से जवाब देने के लिए पर्याप्त है। क्लियर है? ये रहा पहला कथन। हमें दूसरे कथन को भी करना होगा। ये तो आ गया आपके पहले कथन का जवाब। क्लियर है? पहला कथन कह रहा है कि यहां पर ये जवाब क्लियर है कि यानी पहले कथन से ये जवाब दिया जा सकता है कि सी के बाएं यानी सी के एकदम बाएं कौन बैठा है। ये बात पूरी तरीके से पता है। चलते हैं दूसरे कथन की तरफ और दूसरे कथन को ध्यान से समझे मेरे भाई वो बातें क्या है। चलिए दूसरे कथन की बातें हैं, दूसरे कथन को भी समझ लिया जाए। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि बातें आपको समझ में आ रही होंगी। यही सारे लोग हैं, 6 व्यक्ति हैं। इन्हीं 6 लोगों में हमें स्थान भी पता है, हमें रखना है, सबका मुख केंद्र की ओर है, कहीं से कोई समस्या नहीं है। अब अगर हम सेकंड कथन की चर्चा करें तो सेकंड कथन क्या कह रहा है? कह रहा है कि ए बी तथा एफ दोनों का निकटतम पड़ोसी है। ई जो है बी तथा एफ, यानी ई को हम यहां रखते हैं, बी यहां रखना होगा, एफ यहां रखना होगा। क्या मेरे भाई ये जरूरी है कि यानी एफ यहां हो सकता है बी यहां हो सकता है एफ यहां हो। आगे डिसाइड होगा, देखेंगे। अब कह रहा है कि बी तथा डी के बीच में 3 व्यक्ति बैठे हैं।
बी तथा डी के बीच में तीन व्यक्ति बैठे हैं, बी तथा डी के बीच में। अगर हम बी को यहां रखते हैं तो डी को कहां रखना होगा, यहां रखना होगा। अगर बी को यहां रखते हैं तो डी को कहां रखना होगा, यहां रखना होगा। यहां पर तीन व्यक्ति की बात की जा रही है, तीन व्यक्ति बैठे हैं, कैसे हम रखें, कैसे डिसाइड करें कि इनके बीच में तीन व्यक्ति हो जाएं। हमें पता है बी और एफ के बारे में ही ये जानकारी आ रही है कि यहां पर कितने होने चाहिए, यहां पर होने चाहिए, यानी कि बी यहां होगा तो एफ यहां होगा, एफ यहां होगा तो बी यहां होगा। प्रश्न संख्या 10 की बातें हो रही है, क्लियर है? तीन व्यक्ति बैठे हैं, चलिए बी तथा डी के बीच में। बी यहां है तो हम डी को कहां रखें, तो आपका जवाब होगा कि बी यहां है। ये कंडीशन बन गई, लेकिन एक कंडीशन और बनती है, बी यहां है तो इधर देखा जाए 1 2 3 व्यक्ति, यहां पर कौन होगा, डी होगा। अगर बी को यहां मानते हैं तो 1 2 3 डी कहां होगा, यहां पर होगा। हम अभी डिसाइड नहीं कर सकते कहां पर रखें। और आगे प्रश्न को पढ़ा जाए। एफ सी का निकटतम पड़ोसी है, यह पता चल गया कि एफ जो है सी का निकटतम पड़ोसी है। इससे यह बात पता चल रही कि हमें एक जगह मानना ही पड़ेगा, तभी जाकर के निकटतम पड़ोसी आएंगे, तभी सारी बातें होंगी। आइए मानते हैं, एक जगह मान लेते हैं। मानना क्या है, अगर मेरे भाई यहां पर हम बी को मानते हैं तो एफ कहां मानना होगा, यहां पर मानना होगा। लेकिन ये मान रहे हैं, ये मिला कहीं नहीं है कि इसको हम हल कर लिए हैं, ये मानना पड़ा है। अगर बी यहां है तो डी कहां होगा, आपका जवाब होगा 1 2 3 व्यक्ति, डी यहां पर है तो डी यहां से हट गया है। डी यहां से जैसे हटा, मेरे भाई जरा गौर करना, ध्यान से बातों को सीखना। अगर डी यहां से हटा, डी यहां कंफर्म है, एफ जो है यानी सी जो है एफ का पड़ोसी है। एक व्यक्ति कौन बचा है, आपका जवाब होगा जो बचा है वो कौन है, यहां पर एक व्यक्ति बचा है, ए आया है, नहीं आया है, ए यहां आ गया। अब देखा जाए तो ये प्रश्न तो बन गया है, लेकिन अगर इसी प्रश्न का दूसरा रूप देखें, इसी प्रश्न का दूसरा रूप देखें, वो क्या होगा, जरा गौर करना मेरे भाई। वहां पर क्या बनेगा, एक छोटा डायग्राम हम आपके सामने बनाने चाह रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 लोग आ गए। इन्हीं 6 लोगों की बात कर रहा हूं, ध्यान से समझना मेरे भाई। हमने ई को यहां माना था तो बी यहां मान लिए थे। चलो देखो, ध्यान से समझो, छोटा डायग्राम बना रहे सेकंड वाले के लिए। कैसे डिसाइड करोगे, नहीं डिसाइड कर सकते। ई यहां पर है तो ई के अगल बगल यहां पर अब एफ मान लो, यहां पर अब बी मान लो, ठीक है। अगर बी यहां है तो डी कहां होगा, 2 1 3 लोग, डी यहां पर आ जाएगा। क्लियर है? एफ का पड़ोसी सी है, ये बात यहां से कंप्लीट है। एक व्यक्ति कौन बचा है, ए बचा है। क्लियर हो गई? दोनों चीजें हमने उठा करके रख दी हैं। सी के एकदम बाएं कौन बैठा है, सी यहां है, सी का बायां हाथ किस तरफ होगा, इस तरफ होगा, डी होगा। सी यहां है, सी का बायां हाथ इस तरफ होगा, एफ होगा। दोनों बातें तो पालन हो रही है, जो कह रहा था वो सारी बातें सेकंड में पालन हो रही है इस डायग्राम में, इस डायग्राम में। लेकिन हम डिसाइड कैसे कर सकते हैं कि यहाँ सी के बाएं देखा जाए तो अब एफ मिल रहा है, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? उम्मीद करता हूं कि बात समझ में आ रही होगी। यहां पर क्या होगा मेरे भाई, यहां पर क्या होगा वो बात आप समझ में आ रही होगी। क्या हम कर सकते हैं, क्या कुछ कर सकते हैं, यहां डिसाइड नहीं कर सकते ना इनमें कि कौन सा होगा। डायग्राम तो 2 बन रहा है, डिसाइड ही नहीं है, तो केवल और केवल कथन फर्स्ट ही आपका जवाब देने के लिए पर्याप्त है। तो यहां पर जो आपके प्रश्न का जवाब बनेगा वो क्या बनेगा, आपका जवाब बनेगा कथन फर्स्ट पर्याप्त है। किस लिए पर्याप्त है, यानी कथन फर्स्ट आपका उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी मेरे भाई, क्लियर हो रहा है? चलिए आगे चलता हूं, अगले प्रश्न की तरफ देखता हूं। अगला प्रश्न क्या है, बेहतरीन तरीके से आपको प्रश्न को समझना होगा, प्रश्न संख्या 11 को। आइए चलता हूं, देखता हूं, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ता हूं, क्या कह रहा है अगला प्रश्न। अगला जो प्रश्न आया है ना मेरे भाई, वो आया है यहाँ पर, ये देखें, एक कोड के रूप में दिया गया है। क्या दिया गया है, एक कोड भाषा में सक्सेस किस प्रकार लिखा जाएगा। उस कोड भाषा में सक्सेस पद, यानी कि सक्सेस पद में ये NECE इननेसेसरी इवेल को यहां पर लिखा है 8145 तथा इवेल इज अमाउंट को लिखा है 3874 के रूप में लिखा है। अब यहां से कैसे हम करें, प्रश्न को कैसे हम जाने, क्या लिखा गया है। सक्सेस के लिए कोड यहां पर बताना है। चलिए, ये पहला दिया है, ये दूसरा दिया है, किस रूप में होगा, कैसे होगा, उन सारी बातों को ध्यान से समझना होगा। क्लियर है मेरे भाई? आइए देखता हूं क्या कह रहा है। सक्सेस कौन सा प्रश्न है, प्रश्न संख्या 11 आपके सामने। प्रश्न संख्या 11 आ चुका है। सक्सेस इन इननेसेसरी इवेल, सक्सेस इन यहां पर दिया है, जहां पर पद लिखा है ना मेरे भाई, यहां पर इन दिया है, ये लिख दिया इन। अब जाकर के सही हो गया।
सक्सेस इन यानी 4 कोड है, 4 शब्द हैं, यहाँ पर भी 1 2 3 4 कोड है, 4 शब्द दिए गए हैं, अंक दिए गए हैं, उसी तरीके से यहाँ पर भी दिया गया है। चलिए देखता हूँ यहाँ पर सक्सेस के लिए किस प्रकार लिखा जाएगा, कौन सा कोड होगा उसको जानना होगा मेरे भाई। अगर हम पहले कथन को सॉल्व करें तो पहले कथन में देखा जाए 8 1 4 5 3 8 7 4 दिया है, तो यहाँ पर देखा जाए कोड क्या दिया है, यहाँ पर सक्सेस है, नेसेसरी है, इवेल है, अब यहाँ पर इन दिया है। तो इन दोनों में कॉमन जो मिल रहा है वो 3 और 4 के रूप में मिल रहा है। तो इन दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, तो आपका जवाब होगा यहाँ पर मिल रहा है, कुछ कॉमन मिल रहा है, देखते हैं। सक्सेस नहीं मिला, नेसेसरी नहीं मिला, इवन नहीं मिला, यूएस इसमें है, इसमें नहीं है, सब अलग अलग बातें हैं। चलिए ध्यान से समझिए, पूरी बातों को समझा देंगे, आपको क्लियर हो जाएगा। हम पहले कथन की चर्चा करने चल रहे हैं। आइए देखिए, पहला जो कह रहा है यहां पर लिख देते हैं SUCCESS। आपको कोडिंग टू कोडिंग में ये पढ़ा रखा है, सक्सेस इन NECESSORY, नेसेसरी इवेल। इसका जो कोड दिया है 8145 लिखा है। दूसरा जो दिया है वो दिया है EVIL, इवेल, इवेल। उसके बाद जो दिया है इज AMONGST दिया है। इसका जो कोड दिया है यानी कि 3874 के रूप में दिया है। इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में देखा जाए इवेल मिल रहा है, यहाँ पर भी इवेल मिल रहा है। इन दोनों में कॉमन क्या है, 8 है, 8 है, 4 है, 4 है कॉमन, ये 2 कॉमन मिल रहे हैं। और इसके अलावा कुछ कॉमन मिल रहा है, तो आप देखेंगे यहाँ पर जो कॉमन मिल रहा है वो इज मिल रहा है। एक मिनट, सॉरी, थोड़ा सा देख लेते हैं मेरे भाई क्या दिया हुआ है। इच दिया है और एक में इन दिया है। क्लियर नहीं हो पा रहा है, क्लियर नहीं हो पा रहा है तो कैसे क्लियर करोगे, यहाँ पर क्लियर नहीं हो रहा है, एक को इच करना होगा तब जाकर के क्लियर हो जाएगा। लेकिन हमें क्लियर वगैरह कुछ नहीं बदलना है, बस चीजों को समझना है। अब देखा जाए एक चीज कॉमन मिला है, इसके अलावा और कुछ मिला है, यानी यहाँ पर इन दिया, यहाँ पर इस दिया, यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर अमाउंट दिया, यहाँ पर अस दिया है। इससे ये पता चल गया कि यानी जो EVIL का कोड मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, या तो 8 होगा या तो 4 के रूप में होगा। जो कॉमन होगा वही होगा, यहाँ पर कॉमन 8 और 4 के रूप में मिला है। अगर 8 4 को हटा दे तो यहाँ पर सक्सेस के लिए जो कोड होगा वो क्या होगा, 1 5 के रूप में होगा। हम डिसाइड नहीं कर सकते कि यहाँ पर हमारा जवाब आया कि नहीं आया। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ से सेकंड वाले की, चलिए पहले से डिसाइड नहीं हो पाया, हम पहले को उठा करके काट दिया, डिसाइड नहीं हुआ। लेकिन अगर हम सेकंड वाले की चर्चा करें, सेकंड को ध्यान से समझिएगा। सेकंड में क्या कह रहा है, कह रहा है उस कोड में मार्किंग इज मैजिक मंत्रा को लिखा जाता है 4629 लिख देते हैं। मार्केटिंग, या तो ऐसे कॉमन चीजों को देख लेते हैं। यहां पर मंत्रा है, यहां पर मंत्रा है, यहाँ पर इज है, यहाँ पर इज है, 2 कोड मिल गए। यहाँ पर क्या मिल रहा है, यानी मार्केटिंग मिल रहा है, यहाँ भी मार्केटिंग मिल रहा है। अब बचा क्या, यहाँ पर मैजिक बचा है, यहाँ पर सक्सेस बता है। अब देख लिया जाए 3 चीजें कॉमन जो दिख रही है, 3 यहाँ पर अंक भी कॉमन होंगे, वो कौन से होंगे। जैसे यहाँ पर देखा जाए क्या दिया है, 4 6 2 9, 2 मिल गया, 2 मिल गया, 6 मिल गया, 6 मिल गया, 6 के बाद यहाँ पर 4 मिल गया, 4 मिल गया। अब इससे ये पता चल चुका है कि ये जो 4 है यानी मैजिक के लिए है, और ये जो 5 है ये सक्सेस के लिए है। क्लियर हो गया। इससे आपको ये पता चल चुका कि यानी सेकंड कथन जो आपका पर्याप्त है जवाब देने के लिए। क्लियर हो रहा है। उम्मीद करता हूं कि बातें समझ में आ रही होंगी और पूरी तरीके से कंप्लीट भी हो रहा होगा। क्लियर है मेरे भाई। आइए चलता हूं आगे अगले प्रश्न की तरफ, देखता हूं ध्यान से अगला प्रश्न क्या है। क्लियर हो रहा है। अगर कहीं भी संदेह है तो वीडियो को बैक कर लेना, एक बार फिर से देख लेना, पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आइए चलता हूं अगले प्रश्न की तरफ, देखता हूं क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 5, एक 5 मंजिल इमारत भूतल तथा उसके ऊपर 4 तल इस प्रकार हैं कि भूतल को क्रमांक 1, उसके ऊपर के क्रमांक को 2 इसी रूप में दिया गया है। सबसे ऊपरी तल को 5 दिया गया है, 5 में से अब यहाँ पर HIJKL रहते हैं, उनमें से सबसे निचले तल पर यानी संख्या 1 पर कौन रहता है ये आपको बताना है। 2 कथन दिए गए हैं, कथन नंबर फर्स्ट दिया गया है। चलो ध्यान से समझो मेरे भाई, प्रश्न को ध्यान से समझना होगा। यानी कथन नंबर फर्स्ट दिया गया है, फर्स्ट में क्या कह रहा है, भूतल की बात कर रहा है और यहाँ पर कितने तल हैं, 5 तल हैं। ये ऐसे हमने बना दिया।
ये देखिए 1 2 3 4 और ये 5, 1 2 3 4 और ये 5 के रूप में कर दिया हमने। चलिए आइए देखता हूं प्रश्न का जवाब क्या होगा। बहुत ही ध्यान से प्रश्न को सीखना होगा मेरे भाई। आइए पहले में कह रहा है कि जे तल क्रमांक 3 पर रहता है, जे जो है 3 पर रहता है, ये बात पता चल गई कि जे 3 पर रहता है, ठीक है। के एल के ठीक नीचे रहता है, के जो है एल के ठीक नीचे रहता है, के एक सम क्रमांक वाले तल पर रहता है, के सम वाले पर रहता है। अगर के यहाँ होगा, के को हम डिसाइड नहीं कर सकते, के यहाँ हो सकता है, के यहाँ हो सकता है। अगर के यहाँ होगा, बहुत ध्यान से समझना, के एक सम संख्या वाले तल पर रहता है, ये बात कंप्लीट है। के कहाँ होगा, एक सम संख्या वाले तल पर रहेगा। एक बार प्रश्न को फिर से पढ़ लेते हैं। जे क्रमांक नंबर 3 पर रहता है, के एल के ठीक नीचे रहता है, के जो है एल के ठीक नीचे रहता है। के कभी क्या यहां हो सकता है, एल के ठीक नीचे रहता नहीं हो सकता है, तो के कहां जाएगा, यहां पर जाएगा, तभी एल यहां होगा, ठीक उसके नीचे रहता है। कह रहा है ना, के एल के ठीक नीचे रहता है, के एक सम संख्या तल पर रहता है, ये भी बात यहां से कंप्लीट है, कि यहां से हट गया। फिर बच्चे 2 लोग बचे हैं, अब 2 लोग में से रखना है, देखते हैं कैसे रखते हैं। अब आगे कह रहा है कि एक सम संख्या वाले तल पर रहता है, क्लियर हो गया, ठीक है। ये जो जितने उसने बातें कही वो सब कुछ हमने कर दिया। अब यहाँ पर 2 व्यक्ति बचे हैं, कौन कौन बचा है, एच बचा है और कौन सा बचा है, आई। अगर एच यहाँ होगा तो आई यहाँ होगा, अगर एच यहाँ होगा तो आई यहाँ होगा। हम कैसे डिसाइड करें कि सबसे नीचे वाले, यानी इस प्रकार रखें, भूतल क्रमांक 1 रखा जाए, निचले में भूतल पर उसके तल पर रहता, इस प्रकार है। प्रश्न क्या पूछा था, तो क्या कह रहा है, तथा सबसे ऊपरी तल को क्रमांक 5 दिया गया है, कक्षा इनमें से रहते हैं, उनमें से कौन सबसे निचले तल पर रहता है, ये आपका प्रश्न रहा है। उनमें से कौन सबसे निचले तल पर रहता है, तो निचले तल के बारे में, आई और एच के बारे में हम डिसाइड नहीं कर सकते कि कौन होगा यहाँ पर। क्लियर हो रहा है, यानी पहले जो कथन का जवाब है उससे हमारा जवाब निकल करके नहीं आ रहा है। लेकिन अगर हम दूसरे की बात करें, जरा दूसरा हल करके देखें दूसरे में क्या आता है, दूसरे कथन को सॉल्व किया जाए, तो दूसरा जो कथन दिया गया है वो क्या दिया गया है, एक बार ध्यान से फिर से प्रश्न को सीखें, ठीक है। आइए आपको बताता हूं, आराम से धैर्य के साथ बातों को सीखना मेरे भाई, वो सारी बातें कंप्लीट हो जाएंगी। 1 2 3 2 5, 1 2 3 4 और ये 5 रख दिया। दूसरा कह रहा है एल तथा एच के बीच में केवल 2 व्यक्ति रहते हैं, एल तथा एच के बीच में 2 व्यक्ति रहते हैं, एल एच के ऊपर रहता है, एल जो है एच के ऊपर रहता है, जे के ठीक नीचे रहता है, जे विषम संख्या क्रमांक वाले तल पर रहता है। क्लियर हो गया, जे 1 3 5 के रूप में होगा, कहीं भी हो सकता है। और यहां से अब प्रश्न पढ़ा जाए, एल तथा एच के बीच में 2 व्यक्ति रहते हैं, एल तथा एच के बीच में 2 व्यक्ति रहते हैं, एल और एच के बीच में 2 रहते हैं, ठीक है। आगे और कह रहा है कि एल एच के ऊपर रहता है, एल जो है एच के ऊपर रहता है, ये पता चल गया। एच यहाँ होगा, एल यहाँ होगा, एच यहाँ होगा तो एल यहाँ होगा। क्लियर हो गया, चलो 2 बातें हैं, हम इन्हें यहाँ पर रख लिया, एच यहाँ तो एल यहाँ पर। पहले से तो जवाब नहीं क्लियर हुआ, पहले से हटा करके दोनों बातों को हम एक साथ हल करते हुए आपको दिखाते चल रहे हैं। ध्यान से समझना मेरे भाई, देखो ध्यान से समझ लो, क्लियर है। एक एक जगह हम रखते चलते हैं, वो कहां पर रखेंगे आइए आपको डिसाइड कर देता हूं। सेकंड कथन की बातें हो रही, सेकंड कथन में हम पूरी तरीके से आपको कंप्लीट करने चल रहे हैं, ध्यान से समझते चलें। अगर H यहां होगा तो L यहां होगा, अगर H यहां होगा तो L यहां होगा। 2 कंडीशन बनी, दोनों कंडीशन हमने आपके सामने उठा करके रख दी। पहले से जवाब नहीं मिला, लेकिन दूसरे को दोनों हमने रख दिया है, ये समझाने के लिए कर रहा हूं ताकि आपको चीजें समझ में आ सके। क्लियर है मेरे भाई, आओ देखते हैं। तो यहां पर आपने ये समझ लिया, फिर आगे कह रहा है एल तथा एच के बीच में 2 व्यक्ति रहते हैं, एल एच के ऊपर रहता है, जे के ठीक नीचे रहता है। जे जो है के ठीक नीचे रहता है, कहां पर रखें, जे जो है के ठीक नीचे रहता है। अगर जे को हम यहां रखते हैं तो के कहां होगा, यहां होगा। अगर जे को हम यहां रखते हैं तो के कहां होगा, यहां होगा। प्रश्न कह रहा है जे के ठीक नीचे रहता है, के ठीक नीचे जे रहता है तो कहां पर होगा, आपका जवाब होगा के ठीक नीचे रहता है।
जे जो है के ठीक नीचे, के यहाँ पर, जे यहाँ पर और के यहाँ पर, तो जे यहाँ पर। क्लियर हो गई बातें? यानी कह रहा है कि जे जो है के ठीक नीचे रहता है। ये बात कंप्लीट हो गई। फिर आगे देखा जाए क्या कह रहा है, 4 लोग कंप्लीट है, 1 लोग बचे हैं। तो यहाँ पर देखा जाए क्या कह रहा है आगे, जे विषम क्रमांक वाले तल पर रहता है। क्लियर हो गया, जे विषम संख्या क्रमांक वाले पर रहता है, जे जो है 3 पर रहेगा, इस पे नहीं रहेगा। ये बात यहाँ से कंप्लीट हो गई है। जे यहाँ पर नहीं होगा, के यहाँ पर नहीं होगा। डायग्राम क्या बनेगा, ये बनेगा। ये डायग्राम पूरी तरीके से कैंसिल हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि वो प्रश्न पूरी तरीके से क्लियर कर दिया है। ठीक है, अब एक व्यक्ति बचा है, वो कौन सा बचा है? अब यहाँ पर देखा जाए, एच आ गया, आई आ गया, नहीं आया, तो यहाँ पर कौन होगा? आपका जवाब होगा कि आई होगा। यानी सेकंड कथन से ये जवाब पूरी तरीके से कंप्लीट हो रहा है। क्लियर हो रहा है? सेकंड कथन से पूरी तरीके से कंप्लीट हो रहा है। जो आपका जवाब बनेगा यहाँ पर वो बनेगा कि कथन नंबर सेकंड जवाब देने के लिए पर्याप्त है। क्लियर है? उम्मीद करता हूं कि बातें यहां तक समझ में आ गई होंगी। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अगर ये क्लियर हो रहा, अगर ये क्लियर हो गया तो पूरी तरीके से प्रश्न आपको समझ में आ गया है। ठीक है, आइए चलता हूं अगले प्रश्न की तरफ। इसी तरीके से एक एक प्रश्न को हल करते चले, पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाना है। ठीक है मेरे भाई, आओ चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ध्यान से समझते चले, पूरी बातें यहां से क्लियर हो जाएंगी। प्रश्न संख्या 12 के बाद हम चलते हैं 13 से लेकर के 37 तक। वही सारी बातें हैं, सब कुछ वही, निर्देश वही होगा। निर्देश के बाद जो चीजें हैं उसको देखना होगा। आओ देखते हैं पहला प्रश्न क्या कह रहा है। बहुत तेजी के साथ प्रश्न अब लगेंगे, क्योंकि बड़े ही आसान आसान अब प्रश्न आपको मिलेंगे। कह रहा है कि एम का पी से क्या संबंध है। प्रश्न आपका बना है एम का पी से क्या संबंध है। एम का पी से हमें सदैव से का की तरफ चलना होता है। देखते हैं। अब कह रहा है कि एम की बहन ने आर से विवाह किया है। जो आपका पहला कथन है वो आया है एम की बहन ने, एम की बहन ने, एम की बहन यहां होगी, आर से विवाह किया है। तो ये पता चल गया कि आर कौन होगा? पुरुष होगा, और एम की बहन है तो ये महिला है। एम की बहन ने आर से विवाह किया है, ये बात कंप्लीट है। ठीक है, अब यहां पर कह रहा है कि एम का पी से क्या संबंध है। जवाब दे ही नहीं सकते। दूसरा क्या कह रहा है, जरा उसको देख लिया जाए। दूसरा कथन कह रहा है, दूसरा कथन आर के भाई ने पी की बहन से विवाह किया है। आर के भाई यहां पर होंगे। आर के भाई ने पी की बहन से विवाह किया है। किसकी बहन से? पी की बहन से। पी यहां होगा, पी की बहन ये हो गई। आर के भाई ने पी की बहन से विवाह किया है, ये बात कंप्लीट है। अब प्रश्न क्या कह रहा है कि एम का पी से क्या संबंध है। एम का पी से क्या संबंध है, हम डिसाइड ही नहीं कर सकते। कैसे करें? हमने नहीं कर पाया। अब देखते हैं क्या कर रहा है यहाँ पर। अब आपको पता है कि अब दोनों को मिला दिया जाए। दोनों को मिलाने का मतलब आर एक पुरुष है, तो आर ये पुरुष हो गया। अब ये आर का भाई है। क्लियर है? आर का भाई है, आर की पत्नी ये है, और पी की ये कौन है? पी का ये कौन है तो पता नहीं है, लेकिन ये पता है कि पी की ये बहन है। क्लियर है? अगर ये पी की बहन है तो क्या यहाँ पर एम की बहन के बारे में बात की जा रही थी, और आर का जो विवाह हुआ है किसके साथ हुआ है? वो एम की बहन के साथ हुआ है। क्लियर है? तो एम की बहन को हम यहाँ पर नीचे बना देते हैं, यानी पहले और दूसरे को मिला करके जवाब निकालना है। कैसे निकालेंगे, ध्यान से समझते चले। आइए दोनों को मिला करके हल कर देंगे, पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। अब कह रहा है कि आर की बहन, तो आर ये है, आर की बहन कौन है? तो आपका जवाब होगा आर की बहन ये है, अरे सॉरी, आर के भाई है यार। ये देखिए आर के भाई ये है, आर के भाई। क्लियर है? आर के भाई है और इनकी पत्नी है। यहां तक कंप्लीट है। बात को ध्यान से समझते चले। अब आर की पत्नी कौन है? एम की, हटा देते हैं, ऊपर लिख देते हैं 1 और 2। आर की पत्नी कौन है? तो आपका जवाब है कि आर की पत्नी जो होंगी एम की बहन होंगी। ये बात यहां से डिसाइड हो रही है। अब आर के भाई की पत्नी पी की बहन है, ये बन गया। पूरी तरीके से कंप्लीट है। पहला दूसरा मिला करके हमने हल किया है। प्रश्न यहां पर क्या कह रहा है? कह रहा है कि एम का पी से क्या संबंध है। एम का पी से क्या संबंध है? पी से एम का संबंध बताना है। पी की ये कौन है? आपने कहा कि बहन है, ये बहनोई है। बहनोई के जो भाई होंगे बहनोई होंगे, उनकी जो बहन होंगी बहन होंगी। ये कौन है? हम जेंडर डिसाइड नहीं कर सकते, तो हम यहां से क्या करेंगे, यानी आपका जवाब होगा कि पहला और दूसरा दोनों कथन मिला करके प्रश्न का जवाब देने के लिए पर्याप्त नहीं है। क्लियर है? यानी यहां पर प्रथम और सेकंड दोनों
नहीं हो पाएगा। ठीक है, यानी दोनों को मिला करके भी जवाब नहीं दिया जा सकता। अलग अलग देखे नहीं दिया गया, दोनों को मिला दिया गया फिर भी ये जवाब नहीं दिया जा सका। क्लियर हो रहा है? चलिए ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो आगे चलता हूं अगले प्रश्न की तरफ, देखता हूं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न यहां पर जो कह रहा है 14 नंबर के कितने पुत्र हैं? जरा गौर करिएगा, के कितने पुत्र हैं? एम और टी डी के भाई हैं। पहला कथन है यहां पर, ये जो पहला कथन है एम और टी डी के भाई हैं, ये बात पता चल गई, डी के भाई हैं। एम और टी डी के भाई हैं, ये दोनों के दोनों भाई होंगे किसके? डी के। पहला कथन खत्म हो गया। सेकंड कथन की चर्चा करें तो कह रहा है कि डी एन तथा के प्रसंख्या 14 एन डी एन तथा के की एकमात्र पुत्री है। डी जो है एन तथा के की एकमात्र पुत्री है। यहां पर पता चल गया डी एन तथा के की एकमात्र पुत्री है। डी एन तथा के की, एन और के पति पत्नी के रूप है, तभी तो इनकी यहां पर ये पुत्र डी होगी कि नहीं, एकमात्र पुत्री है। क्लियर हो गई बातें? तो यहां पर प्रश्न क्या कह रहा है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो रहा है। आइए देखता हूं क्या जवाब आया है। आपने पूरी तरीके से प्रश्न लगा लिया है। पहले कथन में कह रहा है कि एम और टी डी के भाई हैं, एम और टी डी के भाई हैं, यह बात कंप्लीट है। अब आगे यहां पर कह रहा है कि डी एन तथा के की एकमात्र पुत्री है। डी जो है एन और के की एकमात्र पुत्री है। अब तो कैसे हम जवाब दें? जरा सा इस प्रश्न को दोनों को जोड़ दीजिए, पहले दूसरे को जोड़ दीजिए। जब आप जोड़ेंगे ना मेरे भाई पहले दूसरे कथन को, तो ये आपको पता है कि एम और टी ये कौन है? एम और टी ये दोनों भाई हैं किसके? डी के भाई हैं। और डी कौन है? डी एक महिला है, किसकी बेटी है? यानी के और एन की ये पुत्री है, ये बात पता है। के कितने पुत्र हैं? तो यहां से ये जानकारी है के कितने पुत्र हैं, तो के 2 पुत्र होंगे। कैसे होंगे वो डिसाइड कर रहा है आपका कथन ही, दोनों को मिला करके। एम और टी डी के भाई हैं, दोनों के बारे में बता दिया। तो बताइए के कितने पुत्र हैं? तो के देखा जाए 1 और 2 पुत्र हैं। क्लियर हो गई बातें? उम्मीद करता हूं कि बातें समझ में आ रही होंगी। यहां पर जो जवाब बना है दोनों कथन को मिला करके जवाब दिया जाएगा। उम्मीद करता हूं कि बातें समझ में आई होंगी। यानी कथन नंबर फर्स्ट, कथन नंबर सेकंड, दोनों को मिला करके जवाब दिया गया है। क्लियर है? मुंह से बोल रहा हूं, इन बातों को ध्यान से लिखते चलिएगा। ये नहीं कि बस आपने पढ़ लिया छोड़ दिया, इसको लिखना भी पड़ेगा आपको। जवाब नीचे, आप जवाब हर प्रश्न के नीचे जवाब लिख लिया करें कि इसका जवाब क्या होगा। क्लियर है? यानी दोनों को मिला करके जवाब दिया जा रहा है। चलें आगे चलता हूं अगले प्रश्न की तरफ, देखता हूं अगला प्रश्न क्या है। उस अगले प्रश्न की भी चर्चा कर लेता हूं। प्रश्न संख्या 15 कह रहा है कि नवीन, मोहन, प्रकाश और किशोर में सबसे पहले कार्यालय कौन पहुंचा? मोहन सबसे पहले कार्यालय कौन पहुंचा? मोहन नवीन और किशोर से पहले पहुंचा है। मोहन जो है नवीन और किशोर से पहले पहुंचा है, ये बात यहां से क्लियर कर रहा है। यानी कथन नंबर फर्स्ट आपका क्या कर रहा है? जरा गौर से ध्यान से बातों को सीख लो मेरे भाई। कह रहा है कि मोहन नवीन और किशोर से पहले पहुंचा है, किंतु वह सबसे पहले कार्यालय नहीं पहुंचा है। यह बात यहां से क्लियर है कि मोहन जो है, मोहन नवीन और किशोर से पहले पहुंचा है, यानी नवीन इसके बाद पहुंचा होगा। ये सबसे पहले ये नवीन और किससे पहले? किशोर से। ये लिख दिया हमने किशोर को। क्लियर है? जरा इस रूप में नहीं, ऐसे लिखते हैं, इसको बदल देते हैं थोड़ा सा। मोहन जो है, ये मोहन हमने लिख दिया। मोहन के बाद किससे पहले पहुंचा है? आपका जवाब होगा कि ये पहले पहुंचा है, इसके बाद ये जो है नवीन पहुंचा है। नवीन पहुंचा है, फिर किशोर पहुंचा है। नवीन किशोर आगे पीछे भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आगे जो प्रश्न कह रहा है वो क्या कह रहा है? पहुंचा है, किंतु वह सबसे पहले नहीं पहुंचा है। यह सबसे पहले नहीं पहुंचा है, इससे भी पहले कोई पहुंचा है, हमें कोई जानकारी नहीं है। क्लियर है? परंतु वह कह रहा है कि किंतु वह सबसे पहले कार्यालय नहीं पहुंचा। कहने का मतलब मोहन सबसे पहले कार्यालय नहीं पहुंचा, इससे भी पहले कोई पहुंचा है। फिर आगे दूसरे में कह रहा है, दूसरे में क्या कह रहा है? ये आपका पहला था, दूसरा देखते हैं। दूसरे में कह रहा है कि किशोर मोहन के बाद, किशोर जो है मोहन के बाद, यानी क्लियर हो रहा है किशोर मोहन के बाद, किंतु नवीन से पहले।
ये पता चल गया। किशोर जो है मोहन के बाद, मोहन यहाँ पर, किशोर यहाँ पर, यानी मोहन के बाद किशोर पहुंचा है और किंतु नवीन से पहले पहुंचा है, नवीन को लास्ट में आ गया, यहाँ पर कार्यालय पहुंचा। मेरे भाई हम कैसे जवाब दे, तीन ही व्यक्ति की बात है, यहाँ पर चार व्यक्तियों की बात की जा रही है, 1 2 3 4, अरे 4 व्यक्तियों की बात थी मेरे भाई। यहाँ पर कह रहा है कि नवीन, मोहन, प्रकाश और किशोर, यहाँ से क्लियर हो रहा है। इसके बाद एक व्यक्ति जो बचा था वो कौन बचा था, प्रकाश बचा था, तो प्रकाश सबसे पहले पहुंचेगा, यही पहुंचेगा, इन दोनों से पहले पहुंच रहा है, यानी इसका मतलब है कि अब ये किसी अन्य के बाद नहीं, ये प्रकाश पहले होगा। क्लियर हो गई बातें। तो पूछा क्या था प्रश्न, प्रश्न पूछा था पहले कार्यालय कौन पहुंचा, तो आपका जवाब होगा यहाँ पर पहले जो कार्यालय जा रहा है वो कौन जा रहा है, प्रकाश जा रहा है। चलो आप भी प्रश्न को ध्यान से देखो, हम बता देते हैं, पूरी तरीके से कंप्लीट होगा, ठीक है। हाँ क्लियर तो है मेरे भाई, पूरी तरीके से कंप्लीट तो है बात को, जरा एक बार फिर से धैर्य के साथ समझना। देखो सारी बातें को हटा दिया हमने, क्लियर है। अब जरा गौर से ध्यान से बातों को सीखना। ये जो पहला कथन आया है वो क्या आया है, कह रहा है कि मोहन नवीन और किशोर से पहले पहुंचा है। मोहन जो है नवीन और किशोर से पहले पहुंचा है, तो इसके बाद नवीन को रख दिया हमने। ध्यान से समझो, पूरी बातें समझ में आ जाएंगी। नवीन को रख दिया, फिर किसको रख दिया, किशोर को रख दिया। लेकिन आगे प्रश्न कह रहा है, आगे प्रश्न क्या कह रहा है, किंतु वह सबसे पहले कार्यालय नहीं पहुंचा है। किंतु वह सबसे पहले कार्यालय नहीं पहुंचा है, इससे यह पता चला कि इससे जो पहले कार्यालय पहुंचा था वो कौन पहुंचा था, प्रकाश पहुंचा था। यही एक व्यक्ति बचा था, प्रकाश हो गया। तो प्रश्न क्या पूछा है, सबसे पहले कार्यालय, तो आपका जवाब होगा प्रकाश होगा। पहले पहले कथन से जवाब दिया जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा कह रहा है, अब दूसरे को भी हल कर लिया जाए। दूसरा जो कह रहा है वो क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है कि किशोर मोहन के बाद, यानी मोहन के बाद किशोर है, मोहन, मोहन के बाद कौन होगा, किशोर होगा, और किशोर किंतु नवीन से पहले, तो नवीन इसके बाद होगा। ये बात यहां से कंप्लीट कर रहा है, क्लियर है। लेकिन ये नहीं पता चल रहा है कि कार्यालय सबसे पहले कौन पहुंचा है। यहां पर ये प्रकाश के बारे में कोई जानकारी, यहां पर जानकारी ना होते हुए भी जानकारी दे दिया है, कह रहा है किंतु वह सबसे पहले कार्यालय नहीं पहुंचा है, इसका मतलब है कि इससे पहले जो होगा वही पहुंचेगा। क्लियर हो रही बातें। चले, तो सेकंड से कोई ऑप्शन, कोई जवाब नहीं मिल रहा है, ये गलत हो जाएगा, पहला सही होगा। आपका यहां पर जवाब बनेगा कथन फर्स्ट उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। जो आपका आंसर बन रहा है वो बन रहा है कथन फर्स्ट उत्तर देने के लिए पर्याप्त हो गया, खत्म। अब इसी रूप में चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जरा सा अगला प्रश्न देखते हैं वो क्या है, ठीक है। अगले प्रश्न का जवाब देख लेते हैं क्या है। कह रहा है कि ये कोड भाषा में स्टील कैसे लिखा जाएगा। इस कोड में स्टील, यहाँ पर ये शब्द दिए गए हैं, वो क्या दिया गया है, जरा गौर से ध्यान से बातों को सीखना। यहाँ पर देखा जाए तो स्टील दिया है, चलो देखो ये स्टील दिया है, यहाँ पर ये दिया है, मोर दिया है, कॉन्सेंट्रेट दिया है, ये 4 बातें दिया है, इसका कोड भी दिया है, ये 2 3 4। हम कैसे डिसाइड करें कि स्टील के लिए क्या होगा। स्टील के लिए हो सकता है, ना हो सकता है, पा हो सकता है, डा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। दूसरे में देखा जाए बाई, मोर, स्टील, वर्सल लिखा है, एन एना का टा दा लिखा जाता है। हम कैसे डिसाइड करें कौन किसका होगा, हम डिसाइड नहीं कर सकते। हम डिसाइड नहीं कर सकते स्टील का क्या होगा, न पहले से कर रहे हैं न दूसरे से कर रहे हैं, तो हम करेंगे कैसे, तो पहले और दूसरे को मिला करके। अगर हम पहले दूसरे को मिलाते हैं तो मिला लीजिए मेरे भाई, कैसे मिलाओगे जरा गौर करना, इन दोनों में कॉमन देखना है, कॉमन क्या है। जैसे देखा जाए यहाँ पर दिया है Na, यहाँ पर दिया Na, यहाँ पर दिया का ए, यहाँ पर नहीं दिया, यहाँ पर Ta नहीं दिया, यहाँ पर Da दिया है, दिया है। तो अब देखा जाए कि इन दोनों में कॉमन क्या है, स्टील है, स्टील है, कॉमन दिख रहा है, स्टील दिखा, स्टील दिखा, नंबर 1 डाल दिया, नंबर 1 डाल दिया, ठीक है। अब इन दोनों में और कुछ कॉमन दिख रहा है, और क्या कॉमन दिख रहा है, जरा सा देखा जाए, मोर दिख रहा है, नंबर 2 डाल दिया, यहाँ भी नंबर 2 डाल दिया। अब यहाँ भी देखा जाए तो इन दोनों में कॉमन जो जो दिख रहा है उसको कर देते हैं। देखा जाए Na दिख रहा है, ये 1 डाल दिया, ये 2 डाल दिया। तो यहाँ पर कैसे हम डिसाइड करें, आपका जवाब होगा मोर स्टील।
इसका जो कोड दिख रहा है वो दिख रहा है Na दिख रहा है, और क्या दिख रहा है, De दिख रहा है। यानी कहने का मतलब Da दिख रहा है, ये A है। यानी कहने का मतलब हम डिसाइड नहीं कर सकते यहाँ पर इसका कोड क्या होगा, ठीक है। यानी यहाँ पर बिल्कुल डिसाइड नहीं हो सकता कि मोर के लिए कोड क्या होगा, Na होगा, Da होगा, स्टील के Na होगा, D होगा। हम डिसाइड ही नहीं कर सकते ना। जब डिसाइड नहीं कर सकते तो कैसे जवाब देंगे, ये तो जवाब दिया नहीं जा सकता। यानी कुल मिलाकर के यहाँ भी जो जवाब मिलेगा आपका मिलेगा फर्स्ट सेकंड दोनों डाटा मिलाकर उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। दोनों डाटा मिलाकर उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। क्लियर हो गई बातें। चले अगले प्रश्न की तरफ चलता हूं, अगला प्रश्न भी देखता हूं। अगला प्रश्न क्या है, बहुत ही ध्यान से समझना मेरे भाई, पूरी बातें कंप्लीट हो जाएंगी। कह रहा है कि MNTQ और D में सबसे छोटा कौन है। MNTQ और D में सबसे छोटा कौन है। आइए देखता हूं, ध्यान से समझिएगा। पहला जो कथन है, कह रहा है कि T और D M से छोटे हैं। T और D M से छोटे हैं, यह आपका पहला कथन है। T देखिए एक ही लाइन दिया है T और D M से छोटे हैं। M को हमने यहाँ रखा, T को यहाँ रखा, D को यहाँ रखा। हो सकता है D यहाँ हो सकता है T यहाँ हो। क्लियर है। T और D M से छोटे हैं और इससे कोई छोटा नहीं है, ये बात पुष्टि कर रहा है। लेकिन अगर हम सेकंड की चर्चा करें तो कह रहा है कि क्यों T से बड़ा है। क्यों जो है T से बड़ा है, ये बात यहाँ पे कंप्लीट हो रही है। यानी क्यों को हमने रखा, क्यों T से बड़ा है, T को यहाँ रख दिया, ठीक है। अब कह रहा है किंतु D और N से छोटा है। किंतु क्यों T से बड़ा है, ये बात तो कंप्लीट है। किंतु D और N से छोटा है कौन, ये D और N से। D यहाँ होगा, N यहाँ होगा, N यहाँ होगा, या तो D यहाँ होगा या तो N यहाँ पर होगा। क्लियर है, इस रूप में है। तो अब जरा सा गौर करना मेरे भाई, कैसे डिसाइड करें कि यहाँ पर जवाब क्या होगा। ध्यान से समझे, प्रश्न को आसानी से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न क्या पूछा, यहां सबसे छोटा कौन है। यहां सबसे छोटा कौन है, कैसे जवाब दोगे मेरे भाई, कैसे सबसे छोटा यहां पर डिसाइड करें। यहां पर तुम डिसाइड कर नहीं सकते ना, क्योंकि कह रहा है कि T जो है, ये M जो है T और D से बड़ा है। ये T और D M से छोटे हैं, ये बात यहां पर कंप्लीट हो रही, इससे छोटे हैं। लेकिन इनमें सबसे छोटा कौन है, जानकारी नहीं है। अब उसी तरीके से यहां पर देखा जाए, Q जो है T से बड़ा है, Q जो है T से बड़ा है, ये बात तो कंप्लीट है। किंतु D और N से छोटा है, ये भी बात कंप्लीट है। चार लोगों की बातें हैं, एक लोग बचा है, वो कौन सा, वो बचा है, यानी मेरे भाई यहाँ पर कौन बचा है, यहाँ पर एक व्यक्ति बचा है, वो कौन सा बचा है। तो इससे ये पता चला कि T ऊपर होगा कि नीचे होगा। इससे ये पता चल गया है, अगर T नीचे होगा तो D ऊपर होगा, ये क्लियर है। D ऊपर होगा, क्यों यहाँ पर होगा। 1 2 3 4 5 क्लियर तो हो गया मेरे भाई, दोनों को मिला करके क्लियर कर रहा है। क्यों नहीं, सॉरी सेकंड, नहीं दोनों को मिला करके हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि पहले से डिसाइड ने, दूसरे से इतनी बातें हमें पता चल गई है। तो अब आगे दोनों को हमने मिला दिया, तो कहां पर होगा आपका जवाब, क्यों यहाँ होगा, T यहाँ पर होगा। अब ये पता चल रहा है कि D ऊपर है, क्यों से ऊपर है, क्यों से ऊपर है तो M और ऊपर होगा। हमें सबसे छोटे का चयन करना है, तो सबसे छोटे में जो होगा वो कौन होगा, T होगा। ये बात कंप्लीट कर रहा है। क्लियर है। तो जो आपका जवाब होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बनेगा, कि यानी कि सॉरी ऑप्शन नंबर सी बनेगा। कथन सी बनेगा, डी बनेगा, जो भी ऑप्शन बना सकते हैं। यहाँ पर बन जाएगा कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट और सेकंड दोनों मिलाकर उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। एक बार इस प्रश्न को एक बार फिर से समझ लो, चलो देख लो, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि समस्या हुई है, थोड़ी सी समझ में आ जाएगा। MNTQ और D है, चलो लिख देता हूं यहाँ पर प्रश्न को। MNTQ और D है, 5 लोग हैं। पहला कथन है T और D M से छोटे हैं। T और D M से छोटे हैं। M को हमने यहाँ रखा, T को हमने यहाँ रखा, T को हमने यहाँ रखा। हम T को यहाँ रख सकते हैं, D को यहाँ भी तो रख सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। चलिए अब जरा सा गौर किया जाए तो प्रश्न क्या कह रहा है। ये तो था पहला, लेकिन अगर हम दूसरे की चर्चा करें तो दूसरा क्या कह रहा है। दूसरा कह रहा है कि क्यों T से बड़ा है। क्यों जो है T से बड़ा है, किंतु D और N से छोटा है, D और N से छोटा है। इससे ये पता चल गया क्यों जो है वो T से छोटा है। क्लियर हो गई बातें। क्यों
टी से बड़ा है, ये बात पता चल गई, किंतु डी और एन से छोटा है, ये डी और एन से छोटा है, इससे ये पता चला कि डी यहां पर होगा, एन कहां होगा, यानी एन भी इसी के ऊपर होगा, एम कहां होगा, कहीं ना कहीं होगा, कोई समस्या नहीं है, लेकिन सबसे छोटा कौन है, आपका जवाब होगा कि यहां पर टी होगा। क्लियर हो गई बातें, सेकंड से पूरी तरीके से क्लियर हो रहा है। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है मेरे भाई, एकदम सिंपल तरीके से आसानी से मिल गया जवाब क्या होगा। यहां पर फिर से एक बार समझ ले जवाब क्या होगा, क्यों टी से बड़ा है, क्यों जो है टी से बड़ा है, किंतु डी और एन से छोटा है, डी और एन से छोटा है तो डी एन से छोटा है, ये क्लियर हो रहा है। एक व्यक्ति बचा है एम, तो एम को कहां रख देंगे, ये भी बात कंप्लीट नहीं हुई है, एम को कहां रख देंगे, आपका जवाब होगा कि एम को हम कहीं भी रख सकते हैं, जैसे ये इसके नीचे हो गया, अब एम को कहां रखें, तो एम को पता है टी और डी से यानी क्या है, बड़ा है, लेकिन ये पहले कथन से है, हम डिसाइड नहीं कर पाए, नहीं कर पाए छोटा कौन है, लेकिन प्रश्न हल करने पर पता चल गया, क्यों, क्योंकि हमने पहले को हल कर रखा था। इससे ये पता चला कि m यहां पर होगा या तो m यहां पर होगा, कहीं भी होगा कोई समस्या नहीं है, हो सकता है n यहां पर हो, कोई समस्या नहीं है, लेकिन सबसे छोटा कौन है, t है, तो यहां पर दोनों को मिलाकर जवाब दिया जा रहा है, यानी पहले और दूसरे को मिलाकर, यानी फर्स्ट और सेकेंड दोनों को मिलाकर जवाब दिया जा रहा है, यही आपका जवाब। क्लियर है। अब बहुत हो गए इतने प्रश्न डाटा सीक्वेंस के, ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं, इन्हीं प्रश्नों को आपको करना होगा, धीरे धीरे करके पूरी चीजें कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है मेरे भाई, तो उम्मीद करता हूं कि यहां तक की चीजें समझ में आई हैं। कहीं भी किसी प्रश्न में समस्या है तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपके स्क्रीन पर नंबर चल रहा है, या तो इसी क्लास में कमेंट करके यानी वीडियो के अंत में कमेंट कर दिया करिए आप लोग कि सर इस प्रश्न को दोबारा देख लीजिए, तो हम वीडियो देखते हैं तो उसमें कमेंट देखते हैं तो हम बता दिया करेंगे कौन सा प्रश्न है। ठीक है, तो बस आज इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपको कल आपकी क्लास में पुनः इसी समय, तब तक के लिए जय हिंद।